अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी महविश खान। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की, जो कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसके 9.3 हमारे पास जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स को करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास इससे पिछला जो हमारे पास जो टॉपिक था दैट वाज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इस टॉपिक में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की जो हमारे पास वो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करते हैं। अब हमने ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो तो डिराइव हो गई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बात आपने याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट हो भी सकता है और यूनिट नहीं भी हो सकता है। इट इज़न्ट नेसेसरी कि हमारे पास एक रिएक्शन है तो उसके हमारे पास यूनिट्स हों। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, मैंने बताया था मेरे लाइक हमारे में जो पिछले लेक्चर था, हमने लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में हमने जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी कि जो हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किट की फॉर्म में? मोल पर डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को जो हमारे पास है रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात अभी जब मैं रिएक्शन लिखूँगी तो आपको सही से समझ आ जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि द यूनिट ऑफ के सी देयरफॉर डिपेंड ऑन फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो यूनिट है के सी के वो हमारे पास कैसे आते हैं? वो हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है उससे हम लोग यूनिट डिराइव करते हैं। तो इससे तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको तब समझ आएगी जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि उसी को आगे हमने करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाती हूँ कि बेसिकली है क्या। अब जिस तरह यहाँ पे मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है कि 2NO2 हमारे पास जो है बनाता है N2O4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में है। इसमें हमारे पास जो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो थी वो हम कैसे लिखते थे? उसके लिए हमारे पास फार्मूला था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी इक्वल था? KF और KR की इक्वल था। ठीक है, KF और KR के लिए इक्वल था। ऊपर हम क्या लिखते थे? प्रोडक्ट लिखते थे, और नीचे हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बना? NO2, ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते थे और नीचे हम क्या लिखते थे? रिएक्टेंट। जो हमारे पास कोफिशिएंट था वो उसे हमने प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप आप सबको समझ आई भी होगी। अब हमने इसकी यूनिट्स कैसे डिराइव करने। स्टूडेंट्स, हमने जो एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ये हमारे पास क्या होती है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जो ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? वो हमारे पास होती है इन अ फॉर्म ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ये N2O4 है ये किसकी इक्वल है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब की इक्वल है। क्योंकि ये बात जो थी यहाँ पे भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी हमने लिखा, ये बात बहुत ही क्लियरली पढ़ ली थी कि ये देखें, एटम हैज टू concentration of reactant product in a form of mole per decimeter cube for dilute is expressed in term of square bracket। ठीक है, ये वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास अगर N2O4 है, हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अगर लिखी है तो हमारे पास जो N2O4 है ये हमारे पास किसकी इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है मोल डॉट डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोर पर डेसीमीटर क्यूब के हमारे पास इक्वल है। तो और ये हमारे पास NO2 भी किसकी इक्वल है? ये भी हमारे पास इक्वल है मोर पर डेसीमीटर क्यूब के। अब हमारे पास यहाँ पे पावर में क्या था? हमारे पास पावर में था 2। अब ये कटिंग वाला तरीका तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ये तो कटिंग पता है कि हमारे पास एक था, तो यहाँ पे हमारे पास 2। इस 2 का क्या मतलब है? मैं खुला के लिख लेती हूँ इसे। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टू का क्या मतलब है कि हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 2 दफ़ा है। ठीक है, तो जब एक ही कटिंग होती है तो हमारे पास कितनी दफ़ा बचा? 1 दफ़ा बचा। सो KC इज इक्वल्स टू 1/मोर पर डेसीमीटर क्यूब।
ठीक है, हमारे पास ये बचा। अब हमने मैथ्स में ये भी पढ़ एक रूल होता है कि जब नीचे प्लस होता है तो ऊपर जाके वो जी नीचे माइनस होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप इससे इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसे भी इस तरह भी लिख केस इज इक्वल्स टू मोल डेसीमीटर प्लस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है यूनिट। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास वो यूनिट आ गया है। ठीक है, इसका मोर और डेसीमीटर +3। ठीक है, इस तरह हम लोग यूनिट्स को डिराइव करते हैं। ये बहुत ही एक इजी तरीका है, बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्सप्रेशन, अगर एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी आती है ना, तो यूनिट जो है वो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने खुद से अपने एक एग्ज़ाम्पल करवाई। ये बल्कि देखें, अच्छा ये बुक में भी लिखी हुई है। हाँ, ये बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन ये उसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इधर उधर कर दिया। खैर, सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज़ जब हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब देखो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये भी वही वाला है। इस एग्जाम्पल को भी हम कर लेते हैं। ये बेसिकली जो है ये प्रैक्टिस है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। हमारे पास एक एग्जांपल है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं, हमारे पास क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास केसी एक्सप्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया कि HI प्रोडक्ट ऊपर लिखते थे, कोफिशिएंट था पावर बन गया, नीचे रिएक्टेंट हाइड्रोजन और आयोडीन। अब हमने पढ़ा कि जो हमारे पास एक ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब की इक्वल है। के सी इज़ इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि सिंपली कटिंग होगी, हमारे पास 2 के साथ 2 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सी इज़ इक्वल्स टू नो यूनिट्स। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारे पास वही बात प्रूव कर रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखी हुई थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और मे नॉट हैव यूनिट्स। ये कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास यूनिट्स हो, शायद यूनिट हो, कुछ रिएक्शंस के हमारे पास यूनिट होंगे, कुछ रिएक्शंस के हमारे पास यूनिट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक में लिखी हुई है, जो कि मैंने अभी NO वाली करवाई थी, वो वही लिखी हुई है यहाँ पे N2O4 2NO2। अब इसके लिए हम कैसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे कि हमारे पास ऊपर क्या आएगा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट NO2, हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, N2O4। ठीक है, अब देखो, अब हम इससे लिखेंगे, हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो ब्रैकेट में एक वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की इक्वल होती है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, हमारे पास 2, और ये भी हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो हमारे पास अब ये जो हमारे पास 2 होता है, इसके क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास 2 मरतबा है। ये हमारे पास कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है। ठीक है, इसे अगर हम खोल के लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जो एक है ये तो इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक दफ़ा हमारे पास बचा। तो इट मीन्स दैट Kc इज़ इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमारे पास Kc किसकी इक्वल है, Kc इज़ इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट है और यहाँ पे हमारे पास, इट मीन्स कि रिएक्शन के हमारे पास यूनिट हो भी सकते हैं, यूनिट नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो तीसरी एग्जांपल में हमारे पास रिएक्शन लिखा है हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आपने वो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसको हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिख लेना है और हमने सिंपली कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो हमारे पास आया 2NO प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2NO2। K6 रिएक्शन में हम लोग ऊपर क्या लिखते थे, प्रोडक्ट लिखते थे NO2 का स्क्वायर
और नीचे हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। जो हमारे पास ये कोफिशिएंट यहाँ पर 2 था तो यहाँ पे पावर 2 आ गई, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे पावर 2 आ गई है। प्लस नहीं लिखना, O2 प्लस नहीं लिखते हैं, अब प्लस नहीं लिखना अक्सर हो जाता है, देखा बार बार मुझसे भी हो रहा है, इवन तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं भी बार बार लिख रही हूँ। सो बीइंग अ स्टूडेंट आप तो ये गलती लाजमी करेंगे, सो लाइक अवॉइड दिस मिस्टेक, ये ना कीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने पढ़ा कि जो हमारे पास ब्रैकेट में आती है वो किसकी इक्वल होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की इक्वल होती है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब का यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर स्क्वायर आपस में काट गए। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा मोल पर डेसीमीटर, Kc इज इक्वल्स टू 1/, मोल पर डेसीमीटर क्यूब बचा। अब हमने पढ़ा कि जो हमारे पास ऊपर प्लस होता है वो माइनस होता है, वो नीचे जाके ऊपर जाके प्लस हो जाता है। स्टूडेंट्स एक बात मुझे याद आई, हमने जो पीछे पीछे हमारे पास जो आंसर आया था वो भी इसी टाइप का आया था हमने, लेकिन वहाँ पे एक गलती की। वो क्या गलती की है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि Kc इज इक्वल्स टू, मैंने ये तो कहा कि नीचे जो माइनस है ऊपर जाके प्लस हो रहा है, तो जो ऊपर नीचे प्लस है वो भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हो जाएगा मोल -1 डेसीमीटर क्यूब, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन अब देखो मोल है, मोल की यहाँ मोल में हमारे पास क्या लिखा है, 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मोल यहाँ पे अगर हमारे पास नीचे +1 था तो ऊपर जाते साथ वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आंसर है, इसका हमारे पास Kc के यूनिट आया पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये गलती हमने पीछे की है, जो कि मुझे अभी याद आया है कि हमने गलत किया है। कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे जो हमने किया तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, बट मैंने भी अभी नोट किया, ठीक है। तो सिंपली हम जो है वो जो हाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो हम सिंपली इस तरह उससे हम यूनिट इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है, इट जस्ट रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस। अब यहाँ पे साइड पे डू यू नो हम लोग पढ़ लेते हैं कि डू यू नो में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Catalysts reduce the time taken to reach equilibrium, but they have no effect on the position of equilibrium once this is reached. बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने ये इंट्रोडक्शन में अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर सुना हो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस हैं, देयर आर मिलियन ऑफ रिएक्शंस दैट अकर। तो जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दे जस्ट गो ऑन, लाइक मतलब ये ऐसा नहीं होता कि हमारे पास ये रिएक्शन रुक जाता है। दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन की जो हमारे पास द रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट। सो दीज रिएक्शन सम रिएक्शंस आर अकर एट वेरी स्लो रेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ लेने के लिए हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। ये कैटलिस्ट क्या होता है, ये एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ये स्पीड अप कैसे करता है कि एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है। खैर ये आपको हायर क्लासेस में पता है, या आप 11th या 12th में आप डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह एक अल्टरनेट पाथवे करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इंक्रीज़ करता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में आने का जो टाइम होता है वो हमारे पास रिड्यूस करता है। इक्विलिब्रियम जो है वो एक स्टार्टिंग से तो इस्टेब्लिश नहीं हो जाता ना। ये हमने बात पढ़ी थी उसमें फॉरवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। लेकिन जिस तरह रिएक्शन प्रोसीड करता है हमारे पास जो होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब प्रोडक्ट
की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट बनाता है, और फिर क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर वो दोबारा से, और इस तरह एक रिएक्शन होता रहता है, होता रहता है, मतलब ये स्टॉप नहीं होता बल्कि होता रहता है। तो क्या करता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिड्यूस कर देता है टाइम की, मतलब अब जब रिएक्टेंट जो है ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट दोबारा से वो कर रहा है, तो ये टाइम को कम कर देता है। इससे हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। बट ये एक बात है कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है दैट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वंस दिस इज रीच। ठीक है, कि हमारे पास इसका जो है वो रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि जब एक दफ़ा वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, तब जब एक दफ़ा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया और हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन ही क्या है, कि जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो सेम स्पीड पे होते हैं। तो जब एक दफ़ा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, फिर कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस स्टेटमेंट है हमारे पास कि द एडिशन ऑफ वाटर टू द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस अ विगरस रिएक्शन विच ऑफन कॉज एसिडिक ड्रॉपलेट टू spew in all direction. For this reason this must be avoided. Add water to dilute एसिड। बेसिकली होता क्या है कि हमें भी यहाँ पे बताया हुआ है कि जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे पास, उसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास काफ़ी विगरस रिएक्शन होता है। हमारे पास क्या होता है, जब जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं तो जो एसिड की छींटें होती हैं वो पड़ने लग जाती हैं। वो क्यों पड़ने लगती हैं? ये जो है ये अगर आप लोग केमिस्ट्री लैब में ये रिएक्शन खैर करवाएंगे तो नहीं, ये काफ़ी विगरस होता है क्योंकि आपके जिस्म पे गिर सकता है, आपके हाथ पे गिर सकती हैं, मुंह पे गिर सकती हैं। सो लाइक दिस मस्ट बी अवॉइडेड। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है ऐड वाटर टू डाइल्यूट एसिड, पानी अगर आपने डालना है तो आप डाइल्यूट एसिड में डालो। ये हमारे पास साइंस प्रिंटेड बिट थी, हमारे पास डू यू नो था। बस हमारे पास जो आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो यहीं तक था। और जो सेल्फ़ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 है, आई होप कि ये आप लोग ख़ुद से कर लोगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गई होगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। और लेकिन मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें सेल्फ़ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करके बताऊँगी। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इट्स यूनिट, वो यहीं तक था। इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू गेट more informative videos and lectures on other topic, and kindly give me thumbs up.